वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 20 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर विस्तृत रूप से हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो हमारे नए और पुराने लिस्नर हैं चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए। महत्वपूर्ण जो भी सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम उस पर कार्य कर सकें। युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ बहुत सी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको टेस्ट फ्री टेस्ट है, प्लस न्यूनतम कॉस्ट पर पेड टेस्ट है। और टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो भी आपको बीपीएससी में स्टूडेंट एस्पिरेंट अभी रिसेंटली 66 में उनका चयन हुआ, उनके द्वारा भी बार बार टेस्ट दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर ऐप पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए ताकि आप लोगों को इसका पीडीएफ, स्लाइड और संबंधित न्यूज़ आप लोगों को संबंधित लिंक, जो भी न्यूज़ से संबंधित लिंक होगा उसे आप लोग वहां से प्राप्त करने में आसानी हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आप लोगों को लिंक दिए रहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए सीबीआई का छापा पड़ा है आबकारी नीति घोटाले के मामले में से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया हैं, उनके मनीष सिसोदिया, उनके घर पर, उनके आवास, सरकारी आवास पर और विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई का कल छापा पड़ा है। तो देखिए ये आबकारी नीति के संदर्भ में पहले भी मैंने न्यूज़ कवर किया है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा या तो लिस्ट आप लोगों को जो दिया जाता है टॉपिक लिस्ट, उसमें आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उस तारीख में आप लोग जाके उस नीति को, आप लोग आबकारी नीति में क्या इशू हुआ था उससे संबंधित चर्चा की गई है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो की नोट्स में आप लोग को जानना चाहिए, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो छापा पड़ा है उन चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए दिल्ली के सरकारी आवास से उसके अतिरिक्त आपको गुरुग्राम, हरियाणा, चंडीगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और बेंगलोर के कर्नाटक में लगभग 31 स्थानों पर छापा पड़ा है और तफ्तीश जारी है। तो बड़े स्तर पर यह छापा सीबीआई के द्वारा किया गया है, तो यह कोई आम मामला नहीं होगा। तो इससे देखिए इसका राजनीतिक दंश, राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग हो सकता है। इसके हम व्यवहारिक एस्पेरेंट पहलू को हम लोग जाँचेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप चलता है तो उसको हम लोग दरकिनार करते हुए चीज़ों को समझेंगे। यह दिल्ली जो आबकारी नीति है उसका देखिए, दिल्ली के मुख्य सचिव की नई आबकारी नीति गड़बड़ी का उजागर किया। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, मेंस और इंटरव्यू में क्या इतनी शक्ति प्राप्त है एक प्रशासनिक अधिकारी को? क्या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इस प्रकार का जो गलत नीतियों का प्रयोग किया जाता है उसे उजागर कर सकता है? उसके पास कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? संबंधित सभी पक्षों पर बात की जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में एक वीडियो, आप लोगों को सारे जितनी भ्रष्टाचार से संबंधित एजेंसियाँ उस पर चर्चा किया, तो आप लोग ज़रूर, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि जो न्यूज़ आप लोगों को दिया जा रहा है उसे ज़रूर सीरियस होकर देखिए। सारे टॉपिक आप लोगों के लिए कवर किया जा चुका है, बस उसे रिपीटेड फॉर्म में आप लोग बार बार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लिस्ट जरूर दिया जाता है, तो लिस्ट में देख लीजिएगा। इस भ्रष्टाचार से संबंधित जो एजेंसियां हैं उसके संदर्भ में जो जिस तारीख अगस्त में जिस दिन न्यूज़ कवर किया गया उसको सारे डायग्राम को चेक आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो उसकी कितनी शक्तियां हैं कि ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के भी मुख्यमंत्री या उससे संबंधित प्रशासनों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का स्टेप लेता है और संबंधित जो राज्यपाल है उस राज्य के, उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो जो उपराज्यपाल हैं वहाँ के वीके सक्सेना जी, उनके गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी और गृह मंत्रालय जब सिफारिश किया गया तो यह आपको वर्तमान स्थिति देखने को मिल रहा है। यह नीति 2021-20 की आबकारी नीति के संदर्भ में कुछ डॉट्स है तो उसे क्लियर कर रही है सीबीआई। कुछ अगर नहीं होगा तो चीज़ें वापस हो जाती है। आप पर जो शंका है, जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उसकी छानबीन की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो देश के सामने आ ही जाएगा। तो हम लोग विशेष चर्चा करते हैं अभी, आज हम लोग सीबीआई पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि जो पहले की थी यह संस्था सभी सीबीसी है या लोकपाल, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से।
सीबीआई केवल रह गया था। तो आज हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे ताकि सारे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाए, और जब भी इसका पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन चीज़ें पूछी जाए तो यहाँ से आप लोग क्लियर होकर जवाब दे सके। मुझे इंटरव्यू में सीबीआई से पूछा गया था, सीबीआई भ्रष्टाचार को किस रूप से समाप्त करने में उपयोगी है, किस रूप से कार्य करती है। तो देखिए, इंटरव्यू में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब भ्रष्टाचार से संबंधित जितनी एजेंसियां हैं जो भी रोग प्रतिरोध करती है, उससे संबंधित सभी एजेंसियों को आप लोग को जरूर याद रखनी चाहिए, वो उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों स्तर पर आपको काम देगा। पीटी में तो पीटी फैक्ट के रूप में काम देगा ही, मेंस में भी देगा और इंटरव्यू में भी देगा। तो और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करूं तो उसमें भ्रष्टाचार एक मामला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों के जहन में रहता है। ये अमूमन अगर 10 स्टूडेंट जा रहे हैं तो लगभग 4 स्टूडेंटों से ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संबंधित सारे एजेंसियों को आप लोग जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीबीआई के बारे में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जिसे बोला जाता है, भारत की एक प्रमुख अन्वेषण या जांच की एजेंसी से समझिए, जांच की एजेंसी अन्वेषण करती है, तथ्यों की जांच करती है। या सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की सहायता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, सीबीसी जो है और लोकपाल जो बिल आया था उसमें जो संबंधित संगठन है उसको भी यह सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ सीबीआई भारत के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, याद रखिएगा यह मंत्रालय जो अमूमन प्रधानमंत्री पीएम के अंडर होता है। कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय या डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आता है, के अधीनस्थ कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, पीटी यहाँ से पीटी में फैक्ट पूछा गया, पीटी प्रश्न के तौर पर, या यूपीएससी में पूछा गया। ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शन जो दिया जाता है 1 2 3 ऑप्शन रहता है, सिलेक्ट करना था, उसमें प्रश्न पूछा गया। साथ ही साथ यूपी पीसीएस में अब कितनी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, एमपी में प्रश्न पूछा गया, एमपी पीसीएस में, और आरएस में प्रश्न पूछा गया। हालांकि बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न केवल स्थापना से पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको क्रिएट किए जाते हैं, बार बार रिपीटेड ये सब प्रश्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्मिक प्रशासन, पेंशन, शिकायत, लोक मंत्रालय जो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय अधीनस्थ के अधीन होता है। यह मंत्रालय किनके अधीन होता है? पीएम के अधीन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीबीआई जो है भारत का नोडल पुलिस एजेंसी है। पुलिस एजेंसी कहने का मतलब जो इंटरपोल, इंटरनेशनल जो संगठन है जो इस प्रकार के मामले इंटरनेशनल लेवल पर सुझाती है, विभिन्न तस्करी, विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न जो मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो या किसी और भी तरीके के मामले हो, तो इसमें भारत का नोडल एजेंसी सीबीआई ही है। जैसे इंटरपोल और अन्य सदस्य देशों के साथ संबंधित अन्वेषण समन्वय साझा करता है, तो जो भी सूचनाएं आदान प्रदान करेगा तो सीबीआई के माध्यम से होगा। तो यह भी प्रश्न आपको पीटी में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मैं उन्हीं चीज़ों को शामिल करता हूं जो आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंट है, टू दी पॉइंट है। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें सीबीआई में जो परीक्षा उपयोगी नहीं है, जो परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं आज तक, तो वो रिपीटेड प्रश्न नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है जो आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो नोट याद रखिएगा, यह नोट आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसके अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी कमीशन के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, नोट जो भी भ्रष्टाचार के मामले के प्रथम प्राथमिक जांच सीबीसी करता है, उसके बाद ही आगे इसके अगर नहीं जरूरत होगी तो इसके अतिरिक्त सीबीआई को जांच दी जा सकती है, डायरेक्ट सीबीआई पास नहीं जाती है। नेक्स्ट है सीबीआई के अपराध सिद्धि दर जो है, कन्वेंशन जो रेट है लगभग 65 से 70% तक होता है, या है अभी वर्तमान में 65 से 70%, अमूमन 75% तक भी गया है देखने को कभी किसी वर्ष में। तो इसी कारण यह इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसी के रूप में इसे गिना जाता है, या जो शामिल हम लोग कर सकते हैं कि विश्व के जो सर्वोत्तम एजेंसियां हैं उसके पैरेलल या इसका अन्वेषण रेट है अपराध सिद्धि में। गठन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, गठन कैसे कैसे हुआ है इसका, यह यहाँ से प्रश्न बार बार पीटी में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग को सारे चीज़ों को, डायग्राम को कवर कर लेना है। देखिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, हालांकि
जब ब्रिटिश शासन था उसी समय से इसकी स्थापना एक एजेंसी के तौर पर की गई थी, अर्थात वहाँ पर गठन किया गया था किसी खास अन्वेषण के तहत इसका गठन नाम दिया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस अधिनियम स्थापना, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, DSPE एक्ट 1946 को लागू करते हुए भारत सरकार ने विभिन्न विभागों, संभागों और भ्रष्टाचार के आरोपों कन्वेंशन हेतु एक जांच एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की थी। तो इस एक्ट के तहत इसे एक शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर यह एजेंसी कार्य करती है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी किस एक्ट के तहत? 1946 के एक्ट के तहत। CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है, वैधानिक है। इसे वैधानिक रूप से निकाय नहीं है यह। हालांकि इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है। इसे इस पुलिस अधिनियम एक्ट के तहत ही शक्ति प्राप्त है। स्पेशली इस पर कोई अधिनियम नहीं आया, इसलिए इस रूप से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, CBI की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए संथानम समिति बनी थी 62 से 64 के द्वारा की गई है, उसी के दौरान इसकी स्थापना होती है। तो संथानम समिति के संदर्भ में एक बार प्रश्न आप लोगों को देखने को, BPSC हो, UPSC हो या UP-PCS हो, MP हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट PCS में संथानम समिति को पूछा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसकी समिति हो सके तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इस समिति के रिपोर्ट को आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत से डायग्राम इसके संदर्भ में आने वाले जो समय थे भ्रष्टाचार के संबंध में इसने अनुशंसा की थी। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा CBI के गठन भारत की रक्षा संबंधित गंभीर अपराध जो थे, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन और सामाजिक अपराधों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तु जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी अन्वेषण हेतु किया गया था। देखिए, वर्ष 1963 में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सभी चीज़ें दी गई है। पर CBC जिस रूप से अपने आप को कार्य गतिविधि की है, तो बहुत से इसके कार्य उसको भी सौंपे गए और वर्तमान में भ्रष्टाचार के लिए वो महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य कर रही है। पैरेलल CBI भी काम करती है। साथ में देखिए 1963 के बाद कुछ वर्षों के बाद ही चर्चित हत्याएं जितनी हुई इंडिया में, बहुत से ऐसे घटनाओं में, अपहरण के मामलों में, विमान अपहरण में, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध जैसे अपराधों की जांच के लिए भी इसे अन्वेषण का कार्य उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो यह बहुत बृहद रूप से कार्य करती है भारत में CBI। और CBI एक विश्वसनीय संस्था के रूप में भी कार्य करती। लोग अगर कोई भी आज भी वर्तमान में भी कोई अगर ऐसा मुद्दा जो लोकल पुलिस या राज्य की पुलिस से संबंधित एजेंसियां है, राज्य से संबंधित एजेंसियां अगर उसे सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो डायरेक्ट हम लोग मांग करते हैं CBI से जांच कराने, क्योंकि वर्तमान में भी CBI की विशेषणता बनी हुई है। वो जो इसका अन्वेषण रेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर स्वसंज्ञान या स्वतः संज्ञान, स्व मोटो पावर शक्ति प्राप्त है। यह प्रश्न पूछा गया है एक ऑप्शनल पेपर में, इसलिए आप लोगों को ये सब GS के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, स्व मोटो का पावर, स्वतः संज्ञान का उपयोग किस रूप से किया जाता है। तो CBI को केवल केंद्र शासित प्रदेश में है स्वतः संज्ञान लेने के अपराधियों को जांच करने की शक्ति है। ध्यान रखिए, जो UT क्षेत्र है तो उसी पर CBI स्व मोटो का शक्ति प्राप्त है। राज्यों में यह शक्ति से प्राप्त नहीं है। PT में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, राज्यों की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, राज्यों अनिवार्य के रूप में ये देखने को मिलता है। इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में अपराध की जांच के लिए CBI के अधिकृत कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। साथ में कोर्ट ने जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय CBI की राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। नोट यहाँ याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बिना किसी राज्य की अनुमति के भी यह CBI को किसी मामले, किसी भी मुद्दे पर जांच करने का आदेश जारी कर सकता है और CBI इसके अधीन कार्य, इस आदेश के विभाग कार्य करती है। तो यहाँ पर राज्य की अनुमति नहीं लेगी। अगर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसी किसी मामले में CBI की नियुक्ति कर रही है उसकी जांच के लिए, अन्वेषण के लिए, तो उसे उस संबंधित राज्य से अनुमति लेना होगा। राज्य की अनुमति के साथ ही वह कार्य कर सकेगी।
देखिए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति हाल ही में चर्चा में रहा था पिछले गत वर्षों में, तो यह भी आप लोगों को प्रश्न यहाँ से यूपीएससी किया है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोगों को कवर करना है, क्या करना है। वर्ष 2014 में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो DSPE एक्ट था उसके 46 के आधार पर ही किया जाता था, जो प्रक्रिया वहाँ अपनाई गई थी। पर 2003 में विनीत नारायण मामले, ध्यान रखिएगा, मामला याद रखिएगा या वाद याद रखिएगा, विनीत नारायण वाद में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर भी DSP अधिनियम में संशोधित किया गया। साथ ही एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संबंधित सिफारिश भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, उसके के प्रतिनिधि था गृह मंत्रालय और कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय जो है के सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे, के साथ एक यह अनुशंसा की गई थी। तो देखिए 2003 के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई, एक समिति बनेगी, उसके आधार पर निदेशक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति होगी। तो ध्यान रखिए विनीत नारायण वाद आप लोग याद रखिएगा 2003 का। तो इस तरह दिशा निर्देश दिए गए और वर्तमान में 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया। तो 2014 में लोकपाल अधिनियम के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अमूमन इतनी बड़ी संस्थाओं में जब नियुक्ति की जाती है तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री रहते हैं। और साथ ही साथ अन्य सदस्यों में कौन होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता भी हो सकता है। या जब जो विपक्ष 2014 के बाद ऐसी स्थिति उभरी जहां पर विपक्ष होने का जो क्राइटेरिया है वो कोई पार्टी फेथफुल नहीं कर रही थी, तो यह टर्मिनोलॉजी जोड़ा गया है। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी का नेता जो होगा वह इस संस्था में, इस समिति में होगा। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में इसमें कोई भी पब्लिक में दिया हुआ है, तो कोई भी दोनों में से अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं शामिल होते तो वह न्यायाधीश किसी सर्वोच्च न्यायालय कोई किसी न्यायाधीश को नियुक्ति के रूप में भेज सकता है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग जो DOPT के योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है, उसके आधार पर वो समिति में शामिल होंगे। साथ ही साथ नोट आप लोग याद रखिएगा, DOPT वरिष्ठ जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधक मामले की जांच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है, इस समिति को भेजता है, इस समिति को भेजेगा, उसी के आधार पर निदेशक की नियुक्ति होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। 2003 CBC अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक के कार्यकाल 2 वर्ष तय किया गया था। और नोट आप लोग याद रखिएगा 2021 नवंबर 2021 तो हालिया घटनाक्रम है, यही राष्ट्रपति के अध्यादेश एक जारी होता है, ऑर्डिनेंस जारी होता है, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा CBC और CBI दोनों के निदेशक जो होंगे उनका कार्यकाल अब 5 वर्ष हो गया है। यह नवंबर 2021 की घटना है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से जरूर क्रिएट होगा आने वाले एग्जाम में। तो जो भी CBI से रिलेटेड टॉपिक था इसके देखिए मेंस ओरिएंट जब चीज़ें कराई जाएगी तो इसके पक्ष विपक्ष दोनों की बात की जाएगी, कितना इस किन किन मामलों में ये इसकी विशेषता कायम रही है, किन मामलों में अभी भी इनकी जो अन्वेषण प्रक्रिया भी जारी है, तो सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब मेंस का टॉपिक आएगा तो हम लोग कवर करेंगे उन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग तब तक चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो भी सुझाव आप लोग का हो उसे हम लोग शामिल कर सके। साथ ही साथ देखिए कल एक बहुत बड़ी योजना था जिसमें हर घर जल उत्सव गोवा के संदर्भ में मनाया जाता था। इससे रिलेटेड कल आपको मैंने स्लाइड, एक पिक्चर स्लाइड PIB का सेंड भी किया था इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, साथ ही जिसमें जल जीवन जो गोवा में लक्ष्य प्राप्त किया गया उससे संबंधित था। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए, बहुत सी चीज़ें आप लोग को एग्जाम ओरिएंट दिया जाता है। देखिए सरकार नहीं देश बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया ये बात, वक्तव्य रखा गया है। तो ये चीज़ें किस स्तर पर बोले, जो भी सरकार है आती है उसका मूल मकसद यही होता है कि देश का निर्माण करना। पर कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद प्रश्न लाजमी बन जाता है। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मामले में देखने को मिल रहा है। पर हमें न्यूज़ के रूप में क्या देखना है, यहाँ मेंस में आप लोग यहाँ से एक या तो ऐसे में प्रश्न पूछ सकता है, राष्ट्र निर्माण के लिए नीतियाँ क्या होनी चाहिए आपके संदर्भ में यह पूछा जा सकता है।
तो बहुत सी योजनाओं का आप नाम दे सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य की योजनाएं कौन सी हो सकती हैं, किन किन पक्ष पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, सभी पर यहाँ से आपको मेंस का एक ऐसे में आपको एक टॉपिक मिल गया, तो इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे हर घर जल, जो जल जीवन मिशन योजना है के तहत 3 सालों के अंदर 7 करोड़ ग्रामीण घरों को पीने की पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर यह जब बातें की जा रही थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह की जा रही थी। और गोवा देश का पहला राज्य है और दमन और दादर नगर हवेली पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हर घर स्वच्छ जलापूर्ति नल योजना लागू है, जो दी जा रही सप्लाई। तो 2 आप लोग चीज़ें याद रखिएगा, पहला राज्य में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव और दादर नगर हवेली जो एक साथ जोड़ दिया गया। पहले दमन और दीव अलग हुआ करता था, दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो अब एक साथ दोनों यूटी और +1 स्टेट जो जिसका यह है, तो आप लोग इसको न्यूज़ को कवर कीजिएगा पीटी ओरिएंट। इसके देखिए क्यों यह महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू में काम दे सकता है। तो इसके देखिए नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट आया था जल संकट के संबंध में। तो जल संकट के संबंध में एक रिपोर्ट आया था, तो जल की उपलब्धता हम लोग कैसे बढ़ाएं उसके संबंध में आप लोगों को कुछ डाटा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्यों इस प्रकार की योजनाएं सरकार के प्राथमिकताओं में शामिल है, तो यह बहुत ज़रूरी है। तो यह आप लोग को जानना। तो देखिए जल की उपलब्धता संबंधित नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग की उपलब्धता जो होगा, वितरण जो जल वितरण की दुगनी हो जाएगी। जितना जल का वितरण हो रहा है उसकी मांग उसका 2x हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या है। मांग 100 रुपये की है और मांग 200 रुपये की और सप्लाई 100 रुपये की हो रही है। तो सोच के देखिए कि मांग जो दुगनी हो जाएगी तो किस हम स्थिति में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हाहाकार की स्थिति हो सकती है, यह रिपोर्ट कहता है। अर्थात करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर संकट पैदा करेगा। तो इससे रिलेटेड क्या है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत 21 शहरों को शामिल किया गया था, जहां पर जल संकट की वजह से देश में का जीडीपी 6% तक कम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी त्रासदी आ सकती है अगर अभी हम नहीं सचेत हुए, अपने जल का संग्रहण नहीं किए और जलापूर्ति का सुनियोजित उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो जो आने वाले समय में 6% जीडीपी का नुकसान इस कारण हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए गए आंकड़ों को उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है करीब 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर। ध्यान रखिएगा, केवल 2 राष्ट्र हमसे नीचे हैं, बाकी हम 120वें श्रेणी पाते हैं जल गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो यह इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने कहा कि अभी 60 करोड़ भारतीयों गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थान राजस्थान जैसे क्षेत्र, मुंबई के जो मड़वाड़ क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र है, साथ ही साथ चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन जो शहर है वहाँ पर जल संकट देखने को मिलता है। अब छोटे छोटे शहरों में भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है, जहाँ पर स्वच्छ पानी की पर्याप्त पहुंच न होने के प्रत्येक वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं लोग। इसके लिए क्या करने के, इसके अतिरिक्त अगले 11 वर्षों में देश के लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग पीने के पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह आंकड़ा नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। तो समस्या बहुत गंभीर है। इस पर सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों के साथ साथ जो आम लोगों के बीच एक आम सहमति बनाए, जल का सुनियोजित उपयोग कैसे किया जाए। किसी प्रकार की जल बर्बादी को आप लोग प्रश्रय नहीं दें। अगर घर में भी अगर किसी प्रकार जल बर्बादी हो रहा है, जल का किसी प्रकार का भी दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने का प्रयास कीजिए ताकि इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों के सामने न आए। साथ ही साथ ये तो मानव का रिपोर्ट है, पशुओं के लिए कितना भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकता है इसका आकलन हम लोग लगा नहीं सकते हैं। मानव पर जब भी विपदा आती है उसका आकलन बहुत आसानी से हम लोग लगा लेते हैं, पर जो पशु पक्षियों पर, जो प्राकृतिक संसाधनों पर जो विपदा आता है उसका आकलन लगाना हम लोग के जो 6 सेंस मस्तिष्क में है वो उसका आकलन कर भी नहीं सकता है, वो किन किन हालातों से गुजरेंगे। और इसका आकलन आप इस आधार पर भी कर सकते हैं कि जब जल संकट विश्व में आता है,
फिर उसके बाद जंगलों में जब आग लगती है तो जानवर जिंदा जल जाते हैं, उसकी कोई रिपोर्ट, कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं बचाने की होती जैसे मानव को बचाने के लिए होती है। आप देख रहे होंगे कोरोना काल में पूरा विश्व मानव प्रजाति को बचाने के लिए एकजुट हो गया, पर जब जंगलों में आग लगती या सूखा की स्थिति उत्पन्न होती तो पूरा विश्व समुदाय एक साथ आकर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में कभी एक साथ नहीं आ पाया। उस तरीके से समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है ये। पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी स्थिति को संकट को उत्पन्न कर सकता है जहां पर सरकार के साथ साथ व्यक्ति के पास प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा अस्तित्व का। ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रिपोर्ट में जल संसाधनों के उनके कुशलतम उपयोग पर जोर दिया गया है। मैं कितनी बार ये बात बोला हूँ, पहले भी ये बात बोला, मानव जीवन में आप सबसे बेहतर मानव या प्रजाति तभी हो सकते हैं जब अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। तो यही सबसे मूल रिपोर्ट में भी बात की गई है। वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट कि इस रिपोर्ट में गुजरात जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन पर भी चर्चा किया है, वहाँ गुणवत्ता बेहतर है। इसके संदर्भ में सूचकांक में गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है, तो यह रिपोर्ट बोलता है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम नंबर 1 पर आता है। इसी प्रकार रिपोर्ट में कहा गया झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जल प्रबंधन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है। नोट याद रखिएगा, नीति आयोग ने कहा है कि देश में पानी की कमी नहीं है बल्कि पानी के नियोजन की कमी, अर्थात हम बेहतर जल प्रबंधन को करने में नाकाम है। उस और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, फिर भी जो नियोजन की बेहतर तकनीक है उसे हम लोग लागू नहीं कर पा रहे। अभी भी आप लोग जाते होंगे कई रास्ते में आप लोग को सीपेज का देखते होंगे, पाइप सीपेज टूट गया, पानी लगातार बह रहा है, कोई संस्था या व्यक्ति विशेष भी उस पर काम नहीं करता है। ऐसे ही घर का नल हम लोग बार बार खुले छोड़ देते, अगर किसी प्रकार का लीकेज हो रहा है तो उसे ठीक नहीं करते। तो ये जल संसाधन का दुरुपयोग होता है। साथ ही साथ राज्यों के बीच जल विवाद एक सबसे बड़ी समस्या है। पानी के बचत करना, बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम है जो कृषि आमदनी बढ़ सकती है और गाँव से छोड़कर शहरों के आए लोग गाँव वापस जाने लौट सकते हैं। यह प्रक्रिया है, अगर ये सब कर लिया जाता है तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। अब देखिए, जल संकट की स्थिति दो चीज़ों से समझ सकते हैं, दो राज्यों के उदाहरण से, जैसे दो शहरों के उदाहरण से, चेन्नई या दिल्ली। दिल्ली के हालात बहुत ख़राब है, चेन्नई के भी हालात बहुत ख़राब है। चेन्नई में जहां 6 महीनों की बारिश नहीं हुई है, वहीं पर 46 लाख लोगों को पानी पीने नहीं मिल रहा है। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्रों में, चेन्नई के जो क्षेत्र है वहाँ 1 बाल्टी पानी के लिए 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। सोच के देखिए, यहाँ टैंकर माफिया पानी सप्लाई कर रहे हैं और टैंकर पानी में लिए 3 से 4 हज़ार रुपये के वसूले जाते हैं। ध्यान रखिए, एक टैंकर के लिए 3 से 4 हज़ार रुपया वसूला जाता है। चेन्नई में रोज़ 130 करोड़ पानी लीटर की ज़रूरत है, 130 करोड़ लीटर पानी की ज़रूरत है, वहीं सिर्फ 83 करोड़ लीटर पानी की उपलब्धता हो रही है या सप्लाई हो रही है। अब यह बहुत ही घोर समस्या उत्पन्न करती है। साथ साथ जो प्रमुख झीलें भी हैं वो सूख रही है, तो यह बहुत ही विषम परिस्थिति को उत्पन्न करती है। वहीं देखिए, दिल्ली में रोज़ाना जो करीब 450 से लेकर 470 करोड़ लीटर पानी की चाहिए, जबकि आपूर्ति सिर्फ 75% है। जो 25% ऐसी जनता है जो बिना पानी के उपलब्धता के रहती है। ध्यान रखिएगा, आपूर्ति होने वाले करीब 340 से 350 करोड़ लीटर पानी का आधा जो हिस्सा हरियाणा से आता है, जबकि बाकी पानी गंगा नदी या उसके भूजल से लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हरियाणा मना कर दिया किसी कारणवश तो दिल्ली में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उसके पानी की समस्या जो वो बेहतर जानते हैं। प्रत्येक घर में लोग सप्लाई पानी खरीद के पीता है, अर्थात बोतल वाला जो पानी होता है वो खरीद के पीता है। उसकी स्थिति बहुत ही अलग है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने कुछ खुलासा भी किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वाटर एड है की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक विश्व दुनिया में 21 शहरों में डे जीरो नलों में पानी बंद होने वाले गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जैसे हालात बन जाएंगे 2030 तक जीरो डे जीरो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अर्थात नल में पानी ही नहीं होगा। और 2040 तक भारत समेत 33 देशों में पानी के लिए लोग तरसने लगेंगे, जबकि वर्ष 2050 तक दुनिया में 200 शहर खुद को डे जीरो के हालात में पाएंगे।
ये वाटर एड का रिपोर्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम में जल संकट से संबंधित प्रश्न पूछे तो इनके रिपोर्ट को सबमिट कीजिएगा। बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट इनका रहता है, ताकि आप लोग को इन सब चीज़ों को समझ में आए। साथ में इसके विभिन्न सरकार क्या कर रही, जलापूर्ति संबंधित योजना क्या क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया हर समय पानी सभी स्थितियों में सुलभ होना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन घरेलू परिसर के अंतर्गत भीतर 50 लीटर तक दूरी में प्रदान किया जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है स्वजल जो योजना, यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया। मध्य ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के तहत जल आपूर्ति को बढ़ाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित पीने की सुलभ योजना कराई जाएगी। इसमें 28 राज्यों के उन 117 जिलों को विस्तारित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय औसत 44% से कम तुलना में 25% पाइप्ड जलापूर्ति वाले आवास हैं। तो यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा। आपूर्ति योजना नोट याद रखिएगा। क्या नोट है इससे संबंधित? भारत सरकार विभिन्न उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जो CSR होता है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पानी की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मापदंडों के जो अग्रणी पहल के रूप में भी इस प्रकार CSR में जोड़ा गया है कि अनुदान दे सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक सतही जल आपूर्ति पाइप जलापूर्ति योजना के माध्यम से 90% ग्रामीण आबादी तक एक दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। यह लक्ष्य 2022 तक भारत सरकार रखी है। इस पर आप लोगों को एक रिपोर्ट आप लोगों को मैंने सबमिट किया था कुछ दिन पहले, जिसमें सारे राज्यों के जलापूर्ति का जो डाटा था, कितना प्रतिशत राज्यों में जलापूर्ति की कार्य हो चुका है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जल जीवन मिशन JJM या हर घर जल मिशन इसे भी कहा जाता है, वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देना, अर्थात जो फंक्शनल हाउस टाइप कनेक्शन है वो देना, माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, परिकल्पना की गई। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। तो आप लोग याद रखिएगा, जल जीवन मिशन जो वर्तमान में मोदी जो हमारे PM हैं, जिनका कल कॉन्फ्रेंस किया गया, वो मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। ये सब की पॉइंट है, आप लोग के एग्ज़ाम में ये सब शामिल होना चाहिए मेंस में, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में काम दे। देखिए, एक मुकदमा लंबा ना चले यह सुनिश्चित करना ट्रायल कोर्ट का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया। हाल में लंबित मामलों से संबंधित बहुत से सुझाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और संबंधित जो संगठनों के द्वारा यह कहा गया है कि न्याय में विलंब नहीं मिलना चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आप लोगों के लिए मेंस का टॉपिक होता है, जिस पर न्यूज़ आप लोगों को बार बार कवर किया गया है। तो ज़रूर आप लोग इसे कवर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज़ पहले किया जा चुका है उसे आप लोग रिपीटेड रूप से देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग काम करिएगा। नेक्स्ट आप लोग इन सब चीज़ों को आगे बढ़ते रहिए, ताकि और भी चीज़ें आप लोग को अपडेट होते रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट महत्वपूर्ण सुझाव देते रहिए। और बहुत से लिंक दिए रहते हैं, आप लोग उसे ऐड होइएगा। देखिए, एक न्यूज़ है PT फैक्ट के रूप में, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को इस बार ज़रूर होना चाहिए, मुझे जैसा गेस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी पूरा विश्व, जिस एक तरफ यूक्रेन रसिया एक तरफ युद्ध में छिड़ा हुआ, हाल ही में चीन और ताइवान के बीच विवाद हुआ, उसके बीच इस प्रकार की सैन्य युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें कुल 19 देश से लगभग 19 से 20 देश इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा PT फैक्ट के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, 16 देश इसमें शामिल होने वाले लगभग। देखिए, मैं की नोट से रिकॉल हो रहा था, 16 देश इसमें शामिल होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी इस हालिया घटनाक्रम में सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ से PT में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न होता है युद्धाभ्यास, वो आपके क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है। तो क्वाड देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों के साथ सैन्य
सहयोग भी बढ़ रहा है ताकि भारतीय वायुसेना दल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले द्विवार्षिक जो अभ्यास हो रहा है पिंच ब्लैक 2022 पिंच ब्लैक, याद रखिएगा पिंच ब्लैक 2022, यह युद्धाभ्यास में भारत का लड़ाकू कौन जा रहा है, तो रफाल जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें 16 देशों का सैनिक अभ्यास है, जिसमें क्वाड के 4 देश तो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, उसके साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे भी देश इसमें शामिल हों। कुल 16 देशों का यह सैन्य अभ्यास होगा। तो आप लोग इसे जरूर अपने की नोट्स में शामिल कीजिएगा, पीटी में यहाँ से प्रश्न हो सकता है। इसका लास्ट वर्जन जो हुआ था 2018 में हुआ था, जो कि 2020-21 कोरोना का काल था इसलिए नहीं हो सका। तो ध्यान रखिएगा लास्ट जो वर्जन था 2018 में, इसे जरूर याद रखिए, यह प्रश्न के तौर पर भी शामिल कर सकता है। तो जरूर इसके सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत का जो वायुसेना है किनके नेतृत्व में जाएगा, YVS नेगी के नेतृत्व में जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक भारतीय वायुसैनिक दल ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं और कल से ही स्टार्ट है, 19 तारीख से ही है और 8 सितंबर तक चलेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को ध्यान रखना है यह चीज़ें आपको। और भारत का जो 4 सुखोई विमान, MK लड़ाकू विमान और 2 C-70 विमान अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तो आप लोग को ये सब चीज़ पीटी ओरिएंट आप लोगों को चीज़ों को कवर करना है ताकि एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोगों को एग्ज़ाम हो सके, आप उसे क्लियर कर सके। एक देखिए दिव्यांग के मामले में वाला लाभ शर्त लगा के व्यर्थ नहीं करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। मामला एक्चुअली क्या था यह आपको जानना है। पहले दिव्यांग के मामले में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क क्या कहता है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि 1993 में शारीरिक रूप से दिव्यांग जो नेता थे नेताराम यादव, उनका नियुक्ति होता ओबीसी श्रेणी में वरिष्ठ शिक्षक में चयनित होते बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर के हनुमानगढ़ में उनका नियुक्ति किया जाता और उनका आवास अलवर में, जो उनसे दूरी कितनी थी 50 किलोमीटर। तो उन्होंने पदस्थापना था, तो अपने स्थानीय पदस्थापना की बात की अपने क्षेत्रों में, तो उनकी पदस्थापना की तो उनकी सीनियरिटी कम हो गई और उनका सीनियरिटी जब कम हो गया तो सीनियरिटी के आधार पर उन्होंने याचिका दायर करते हैं। तो हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, तब इनकी याचिका को नहीं माना। पर जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की तो उसमें कुछ बातें सामने उभर कर आती, जिसमें यह बात बोला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शारीरिक रूप से विकलांग जो कर्मचारी हैं परेशानी की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिव्यांगों को मिलने वाला लाभ लेने के लिए ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती जिससे यह निरर्थक हो जाए। तो ऐसी कोई शर्त नहीं लगाना है जिससे उनको मिलने वाला लाभ ही निरर्थक हो जाए या उसका मौन हो जाए। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो जो भी दिव्यांग से संबंधित या इससे रिलेटेड जो भी श्रेणी में आते हैं उनको उपलब्ध जो भी लाभ दिया जा रहा है उसको अंतिम रूप से उसे दिया जाए। यह जो फैसला आया है वो किनके ने, इंदिरा बनर्जी जो है और JK महेश्वरी, उनके पीठ में यह याचिका आई है, इसके संदर्भ में निर्णय आया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है उसमें प्रस्ताव प्रभावी रूप से लागू करी याचिका में बोला गया, जिसमें क्या था, शारीरिक रूप से अशक्त जो लोग हैं उसके लगाए गए नियम, कानून, आदेश, सर्कुलर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का अनुकूल होना चाहिए। यह बात किया गया था। राज्य का दायित्व कोर्ट ने कहा है या कन्वेंशन में। साथ ही साथ हम लोग को अनुच्छेद 14 है, 16, इस पर कितनी बार आप लोगों से चर्चा किया, ये अनुच्छेद 19 है और साथ 21, यह 3-4 आर्टिकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह सभी व्यक्तियों से संबंधित है, जो समानता का अधिकार और व्यक्ति रोजगार में अवसर का समानता का अधिकार, साथ ही जीवन का अधिकार, या किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर भंग करने की कोई भी राज्य को शक्ति प्राप्त नहीं है। यह माननीय न्यायालय के द्वारा बार बार रिपीटेड किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नीचे, तब तक आते हैं आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। देखिए आर्टिकल में एक ऊपर जो एक आर्टिकल था उससे तो आप लोग देख सकते हैं, पर यह आप लोग जरूर देखिएगा, चुनाव घोषणा पत्र पर लागू होने का सवाल है। जो चुनाव में घोषणा पत्र विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किया जाता है, क्या वो एक बॉन्ड है या अनुबंध के रूप में? बॉन्ड कहने का मतलब अनुबंध, जो एक प्रॉपर बॉन्ड जो हम लोग सरकारी बॉन्ड मानते हैं, जिस पर
जवाबदेहिता तय होती है, तो क्या यह बॉन्ड के रूप में होना चाहिए, अनुबंध के रूप में होना चाहिए, या केवल एक राजनीतिक जो अवसाद राजनीतिक रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है जो वोटरों को लुभाने के लिए, वो एकमात्र कारक बन के रह जाना चाहिए। प्रश्न इनके द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण हालिया घटनाक्रम में देखने को मिल रहा है, जैसे केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार योजना की घोषणा की। बहुत से राज्यों में जैसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रोजगार की बात की जाती है, सरकारी नौकरियों की बात की जाती है, उसके बाद पलट जाना। तो इसके संदर्भ में क्या घोषणा पत्र में जो मांग की जा रही है उसको एक कानूनी रूप देना अनिवार्यता है। जैसी स्थिति बन गई है तो ये इसके संदर्भ में का लेख आया है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा ताकि आप आने वाले समय में इसका आप लोग की नोट्स के रूप में उपयोग कर सके। तो जो 1973 का मामला था, सर्वोच्च न्यायालय में 75 में जो मामला आया था, और मूल ढांचा का सिद्धांत, केशवानंद भारती का सिद्धांत, सभी पर इन्होंने चर्चा किया। तो यह बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए की नोट्स देते हैं। साथ में दिल्ली उच्च न्यायालय का जो बामली नंदन बोरा काउंसिल एक्ट जो आया था बनाम सेंट्रल लंदन काउंसिल निर्णय, उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात की गई, जिसमें एक राजनीतिक दल द्वारा जारी घोषणा पत्र वोट पाने का धार्मिक सत्यता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के रूप में। साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके बारे की धारा जो 10 है, उसके अनुसार अनुबंध करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किए गए वादे को अस्वीकार करने से रोक दिया जाता है, इसके लिए प्रति जवाबदेह बनाया जाता है। तो क्या अब घोषणा पत्र ऐसा समय स्थिति आ गया है कि घोषणा पत्र जो चुनावी घोषणा पत्र है उसे इस अधिनियम के तहत लागू करने की जरूरत है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इस चुनावी घोषणा के संदर्भ में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो इसलिए यह लेख जो है, यह कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है 1872 उस पर विशेष जोर देता है। और जब भी इस प्रकार के सुझाव आपसे पूछा जाए चुनावी सुधार में, तो आप इसे जरूर शामिल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। चुनावी घोषणा पत्र को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक अनुबंध के तौर पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ताकि राजनीतिक पार्टियों में एक बौद्धिकता का विकास हो तथा जनता के लोकतांत्रिक जो मांग है उसको स्थापित करने में अहम कदम उठाए और उनके पास जवाबदेहिता में वृद्धि हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। तो इस लेख को आप लोग जरूर पढ़िएगा ताकि आगे आने वाले समय में आप लोग का उपयोग हो सके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, पहले भी रिपोर्ट में इससे संबंधित न्यूज़ को कवर किया था, भारतीय खिलौना खेल रहे विदेशी बच्चे। तो आपको जो निर्यात हम लोग का बढ़ा है, आयात घटा 70%, निर्यात में 60% की वृद्धि हुई, जो PLI योजना के तहत दिया गया था इंसेंटिव, उसी के आगे जो कार्य हो रहा है। बहुत सी सरकार इससे संबंधित घरेलू जो खिलौना बाज़ार है उसको विकसित करने के लिए आगे लाई है। 32 टॉय स्टाइल क्लस्टर स्थापित किए गए हैं MSME मंत्रालय के द्वारा। तो इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें पहले भी आप लोग को कराई जा चुकी है, तो उसे आप उस न्यूज़ को कवर कीजिए और इस डाटा को ऐड कर लीजिएगा। वहाँ भी इसी से संबंधित डाटा दिया गया था, कहाँ से निर्यात हो रहा है, तो आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो साथ ही साथ MSME मंत्रालय स्फूर्ति स्कीम के तहत 19 टाई क्लस्टर लगाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 3, उत्तर प्रदेश में 2, कर्नाटक में 2, आंध्र प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 1, तमिलनाडु में 1 शामिल है। और इसकी कुल लागत जो होगी 11,749 जो सूक्ष्म स्तर के खिलौने निर्माता काम कर रहे हैं। इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें खिलौना यहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण क्लस्टर के रूप में काम करेगा। और जो हम लोग जो आंकड़ा है, निरंतर इसमें आयात में कमी आ रही है, निर्यात में वृद्धि हो रही है, तो आप लोगों को इसके संदर्भ में PT फैक्ट न्यूज़ के संदर्भ में इसे ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश की जो वर्तमान जो PM है शेख हसीना जी, उनके द्वारा यह बोला गया कल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कि बांग्लादेश में जितना मुझे अर्थात एक मुस्लिम को जितना अधिकार है उतना ही हिंदुओं को भी अधिकार है। देखिए, बहुत ही हालिया जो घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ था दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो उसके संदर्भ में भी यह जरूरी था कि स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री के स्तर पर दिया जाए। जैसे भारत में कुछ ऐसा मामला होता है तो प्रधानमंत्री के स्तर पर स्पष्टीकरण की मांग होती है, वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय को वहाँ पर न समझे, जितना मुझे अधिकार मिला है उसे उतना भी अल्पसंख्यक को प्राप्त, यह इनका कहना है। तो बहुत बेहतर कदम है कि इस प्रकार का जो
वक्तव्य प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा दिया गया है और जिससे लोगों में विश्वास कायम होता है। इस प्रकार के न्यूज़ अपडेट आप लोग जरूर रखिएगा, ताकि जब रिश्ते के संदर्भ में, जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों के संदर्भ में कुछ की नोट्स आप लोगों के सामने आए तो ऐसे केस स्टडी के तौर पर इसे आप लोग पुट कर सकते हैं कि किस प्रकार से रिश्तों को सुधारने के लिए, आपसी संबंध को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के जो वक्तव्य आते हैं तो दो देशों के बीच रिश्ते उभर कर सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि यह केवल उस देश के अल्पसंख्यक का बात नहीं होता है। इस प्रकार जो कंसेंसनेस जो आती है भारत में अन्य लोगों के प्रति भी आएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इस प्रकार की स्टडी के तौर पर चर्चा की जाए। देखिए कल जयशंकर जी का जो वक्तव्य दिया गया था बैंकॉक में, जो थाईलैंड में जो दे रहे थे, तो उसमें चीन में भी ये सहमति व्यक्त की कि जब तक एशिया में दोनों देश अपने आपसी मतभेद को नहीं भुलाएंगे तो पावर नहीं बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोग इस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को लिए, देखिए एक दोहा वार्ता होगा अमेरिका पूर्ण जो NSA जो दोहा समझौते के बारे में बड़ी चूक थी, तो ये इससे संबंधित जब अफगानिस्तान का मुद्दा हुआ था वहाँ पर दोहा वार्ता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया गया था। क्या था दोहा वार्ता, राउंड 1, 2, 3 क्या था, उससे संबंधित और भी क्या क्या सुझाव किए गए थे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पर सारे डायग्राम कवर किया, लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा आप लोग, सारे चीज़ें आप लोग का कवर हो जाएगा। जो पूर्व जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था जॉन बोल्टन, उनका कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान में जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल है। तो यह आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। यहाँ पर मीन्स ओरिएंट चीज़ें पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा में कि अमेरिका के संदर्भ में जो हालिया घटनाक्रम अफगानिस्तान में देखने को मिला है, तो उसके संदर्भ में आपकी राय पूछ सकता है, भारत की नीति पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें कोटेशन के रूप में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह बड़े पद पर काबिज व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार से बोलता है तो सरकार ज़रूरी है कि कोई नीतियाँ का जो पालन करती है वो सही हो। इनका मानना है कि केवल दोहा वार्ता यह क्या था, एक बहाना था, तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर करना चाहता था। तालिबान किसी भी स्तर पर किसी भी लेवल से वो जाके बाहर हो जाए, ताकि हम जो शरिया लॉ को लागू कर सके और तालिबान अफगानिस्तान पर शासन ला सके। इसके बीच जो मध्यस्थ था खलील जाद, वो सकारात्मक दृष्टि नहीं भूमिका अदा कर सका। साथ ही साथ हाल ही में जो गिनी पूर्व जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे गिनी, उनके द्वारा भी यह बात बोली गई थी। जो यह मीडिएटर था उसने अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं अदा की दोनों चीज़ों पक्षों के बीच। तो यह प्रश्न खड़ा करता है। तो वीडियो आप लोग प्लीज़ जाके पहले का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर अफगानिस्तान जो मामला था 15 अगस्त लास्ट ईयर का, तो वहाँ पर सारे न्यूज़ को कवर कर लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आज जो टॉपिक है बहुत बेहतर तरीके से कवर हुआ होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक विस्तृत मैं उस पर चर्चा करता हूँ, जो शेष PT ओरिएंट है उस पर मैं आपके न्यूज़ को कलेक्ट करके अंडरलाइन करके उसे कवर कर ले, ताकि आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर सके और सहयोग प्राप्त हो सके कि आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक के साथ अपना चयन करवा सके। यही हम लोग का प्रयास है और आप लोग आगे बढ़िए, ताकि और भी हम लोग अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर काम करें। लगातार हमारा टीम बेहतर करने का प्रयास करे। बहुत जल्द हम एक नए वर्जन के रूप में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो तब तक आप लोग सपोर्ट कीजिए। 1000 का जो सब्सक्राइबर है वो ज़रूर हमें पूरा करने में अपना सहयोग दीजिए, अपने स्तर पर भी कीजिए। और चलिए कल हम फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।